औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिएगा। अटेंडेंस मार्क करें प्लीज। जी, आज का हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायो रिस्क मैनेजमेंट इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी। यानी कि बायो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ बायो सेफ्टी एंड द बायो सिक्योरिटी है। और बायो सेफ्टी क्या है? वो तमाम मेजर्स जो कि आप अडॉप्ट करते हैं फॉर द अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ पैथोजन को रोकने के लिए, दैट इज बायो सेफ्टी। एंड व्हाट इज बायो सिक्योरिटी? वो तमाम मेजर्स जो कि आप अडॉप्ट करते हैं to control the intentional spread of the pathogen, कि जानबूझ के अगर कोई करना चाहे तो वो सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो फिर हमने बायो सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया था कि ये जो बायो सेफ्टी है इसके अंदर हम जो है वो 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहला कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसे हम कहते हैं। फिर दूसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तीसरा है SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और जो चौथा है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मुझे बताएगा कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक इसे जो है कवर कर लिया था। कोई स्टूडेंट प्लीज बताएगा कि कहाँ तक कवर कर लिया था। क्या हमने बायो सेफ्टी लेवल और बायो सेफ रिस्क जो रिस्क ग्रुप है पैथोजेंस के, वो हमने कवर कर लिए थे? मेरे ख्याल से तो पढ़ लिए थे, ये कंफर्म कीजिएगा। यस सर। तो हमने रिस्क ग्रुप पढ़ लिए थे और बायो सेफ्टी लेवल पढ़ लिए थे। यस सर। ओके, 4 पिलर्स ऑफ बायो सेफ्टी हमने डिस्कस कर लिए थे। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसा कि आपने लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया कि देयर आर 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स या पिलर्स ऑफ द बायो सेफ्टी, या इसे हम कहते हैं कंट्रोल्स ऑफ द बायो सेफ्टी। तो पहला जो कंट्रोल है दैट वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल, कि आपकी बिल्डिंग वगैरह बन रही है और बाकी सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट है, बायो सेफ्टी कैबिनेट है, ये सारी जो है ये इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर आती है। बायो सेफ्टी लेवल 1 2 3, इट्स इन इंजीनियरिंग। फिर आगे आपके आ जाते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये जो आप गाउन्स पहनते हैं, सेफ्टी गॉगल्स पहनते हैं, ग्लव्स, मास्क, टाइवेट सूट, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो है कि आप काम किस तरह करते हैं।
एसओपी क्या है, ठीक है। तो मैंने एसओपी का आपको बताया था कि एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल एक प्रोटोकॉल लिखते हैं और उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो सेम आना चाहिए। डिफरेंट पीपल परफॉर्म द सेम, आप कह लें कि different people perform at different time using the same procedures end up with the same result। अगर मुख्तलिफ लोग सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सेम काम डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे करें और सेम रिजल्ट आए, दैट इज कॉल्ड एसओपी। लेकिन अगर सेम रिजल्ट ना एक दफा मुख्तलिफ आ जाए, देन दी एसओपी, इसे हम एसओपी नहीं कहेंगे। इसमें या तो हमारी ट्रेनिंग का फॉल्ट होता है या फिर एसओपी ठीक नहीं होता, ये हम डिस्कस करें। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बताए कि जब हम बायो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हैं तो सार्स कोरोना वायरस 2 तो रिस्क ग्रुप 3 या 4 के अंदर आता है। रिस्क ग्रुप 3 के अंदर ज्यादातर इसे कंसीडर किया जाता है। तो 3 में तो बायो सेफ्टी लेवल 3 चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तो बायो सेफ्टी लेवल 3 बहुत कम है। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा या क्या किया है लोगों ने, किस तरह इसे कोप किया है, कोई बताए प्लीज। सर क्वेश्चन की समझ इस नहीं आई। मुश्किल को इस मुश्किल को किस तरह हल किया गया। फॉर एग्जांपल, आपको जब मैंने रिस्क ग्रुप पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि रिस्क ग्रुप 1 का जो पैथोजन है उसे हम बायोसेफ्टी लेवल 1 के अंदर काम करते हैं। 2 वाले का जो है वो 2 वाले में काम करते हैं। 3 वाला जो है उसे हम रिस्क ग्रुप 3 वाले को रिस्क ग्रुप बायोसेफ्टी लेवल 3 के अंदर काम करते हैं, और रिस्क ग्रुप 4 वाले को जो है वो बायोसेफ्टी लेवल 4 के अंदर हम रख के जो है वो काम करते हैं। इसी तरह रिस्क ग्रुप 3 वाले को हम 4 के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अब सार्स कोरोना वायरस 2 आ गया है जिसका कम्युनिटी में स्प्रेड बड़ा फास्ट है, लीथल डिजीज कॉज करता है, ट्रीटमेंट भी कोई इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अभी कोशिश हो रही है जो कि रिस्क ग्रुप 3 के अंदर रखा गया है। तो अब इस पे अगर काम करना है तो रिस्क ग्रुप 3 से रिलेटेड जो लैब है बायोसेफ्टी लेवल 3 चाहिए। लेकिन अगर डायग्नोसिस के अंदर भी बायोसेफ्टी लेवल 3 चाहिए तो पाकिस्तान के अंदर तो बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब्स ही बहुत थोड़ी हैं। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह जो है वो कोप किया गया यूजिंग द बायो रिस्क मैनेजमेंट, ये पूछना। By following SOPs। ये बात हो गई, और कोई ऐड करे इसमें प्लीज। जी जी प्लीज ऐड करें इसके अंदर। एक आंसर आया बाय फॉलोइंग एसओपीज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर अच्छा दे लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी क्या। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फोर प्राइमरी कंट्रोल्स ऑफ बायोसेफ्टी है। पहला है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में लैब आ जाता है, उसके अंदर बायोसेफ्टी कैबिनेट आ जाते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन है। अब इंजीनियरिंग में बायोसेफ्टी लेवल 3 चाहिए, अब हमारे पास तो बायोसेफ्टी लेवल 3 कोई अवेलेबल नहीं है। अच्छी बायोसेफ्टी कैबिनेट चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करें। अब देयर आर द 4 पिलर्स, ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं बायोसेफ्टी के, कंट्रोल्स हैं जो बायोसेफ्टी के, ये एक्चुअली 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर बायोसेफ्टी की इमारत खड़ी है। तो इंजीनियरिंग का जो पिलर है आपका वो बड़ा कमजोर है, तो फिर आप क्या करते हैं, अपने जो आपके तीन दूसरे पिलर्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने एसओपीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने पीपीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पीपी में बायो सेफ्टी लेवल 2 की लैब अगर आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें अगर आप करना चाहते हैं रिस्क ग्रुप 3 के पैथोजन जैसे सार्स कोरोना वायरस 2 की डायग्नोसिस या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, तो आप अपने पीपीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। यूजुअली बायोसेफ्टी लेवल 2 के अंदर हम N95 मास्क या टाइवेक सूट नहीं डालते, लेकिन अब हम डालेंगे। तो इस तरह हम अपने पीपीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस तरह एसओपीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हमारा एक पिलर कमजोर है, बाकी 3 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए तो फिर हम उस पे जो है वो काम करेंगे। इस बात की समझ आई आप लोगों को? यस सर। अब जो रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा जो है वो चीजें यूज करते हैं पीपीज के अंदर, उससे अच्छे एसओपीज बनाते हैं, आपकी मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इस तरह आप अपने रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर ले जाते हैं। थ्योरी क्लास आप पढ़ रहे हैं शान साहब की, उसमें आपने रिस्क ग्रुप पढ़ ली है, रिस्क ग्रुप्स फॉर एग्जांपल के रिस्क को कैटेगराइज किस तरह किया जाता है। जिसके अंदर आता है एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल है, जिसमें आता है कि जनाब ये रिस्क इज वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई। इसका कॉन्सेप्ट है आपको? पढ़ा है लेकिन सर याद नहीं है, आप दोबारा रिवाइज करवा दें। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल एक सड़क क्रॉस करना चाह रहे हैं, जब आप दाएं बाएं देखते हैं तो एक दो पैदल करने वाला गुजर रहा होता है और कोई नहीं गुजर रहा होता, तो आपका माइंड कहता है कि अब आप सड़क क्रॉस कर लें। क्यों? इस सूरत के अंदर रिस्क इज वेरी लो कि आपकी किसी से टक्कर होगी, क्योंकि दो ही तो हैं गुजरने वाले, वो भी पैदल हैं, तो कोई खतरा नहीं है कि टक्कर भी हुई तो कोई नुकसान होगा। इस बात की आपको समझ लगी? यस सर। तो इस केस में रिस्क इज वेरी लो। लेकिन अब क्या हुआ कि 2 से 4 हो गए पैदल चलने वाले जो कि सड़क के ऊपर चल रहे हैं, और साथ में 3-4 साइकिलों वाले भी हो गए। तो इस दफा जब आपने सड़क क्रॉस करनी है, तो रिस्क आपका जो है वो वेरी लो से लो के अंदर चला गया है, कि हो सकता है कि आपकी किसी के साथ टक्कर हो जाए, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल है, आप सड़क क्रॉस कर जाते हैं देख के। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि साइकिल वाले और पैदल चलने वालों के साथ साथ मोटरसाइकिल भी 3-4 ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। तो अब आप जब सड़क क्रॉस करने लगते हैं, देन द रिस्क विल बी द मॉडरेट। मॉडरेट रिस्क होता है कि रिस्क का मतलब ये है कि आपको नुकसान कितना होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इनटू जो है, जो आपका नुकसान होता है वो रिस्क होता है, तो वो नुकसान कितना होगा। तो अब मोटरसाइकिलों वाले आ गए हैं, तो अब आपका रिस्क मॉडरेट है। अब आप थोड़ा सा देखेंगे तो फिर चलेंगे कि मोटरसाइकिल वालों से बच के, साइकिल वालों से बच के कहीं आप लग ना जाए। दिस विल बी द मॉडरेट। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि मोटरसाइकिलों वालों के साथ साथ 1-2 कारें भी ऐड हो जाती हैं, तो अब रिस्क जो है वो हाई है कि कार के साथ अगर टक्कर होगी तो खुदा न खास्ता जो है को कोई डिजास्टर हो सकता है, तो रिस्क जो है हाई हो जाता है। इसी तरह अगली दफा जो है 2 कारों वाले के साथ 3-4 बड़े ट्रालर ट्रैक्टर भी आ जाते हैं, वो ट्रालर ट्रैक्टर की स्पीड भी बड़ी तेज होती है, तो रिस्क विल बी वेरी हाई कि अगर आप बगैर सोचे समझे क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी, देन द रिस्क विल बी वेरी हाई। इन सारी कंडीशंस के अंदर आप सड़क को तब क्रॉस करेंगे जब रिस्क एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर होगा, कि अब मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर रिस्क एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं होगा, वो हाई या वेरी हाई होगा, तो आप रिस्क को एक्सेप्टेबल लिमिट में लेके आएंगे। वो किस तरह लेके? ये आप ट्रेलर वालों को गुजरने देंगे पहले, आप ट्रक वालों को गुजरने देंगे, जब रिस्क आपके एक्सेप्टेबल लिमिट में आ जाएगा तो फिर आप क्रॉस करेंगे।
तो ये इस तरह हम रिस्क को कैटेगराइज करेंगे, वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई के अंदर। ये समझ लगी आपको? यस सर। तो लैब के अंदर भी अगर किसी पैथोजन के साथ काम करते हैं तो सबसे पहले आप उसे कैरेक्टराइज करते हैं कि इसका रिस्क हमारी लैब के अंदर कैसा है, लो है, वेरी लो है, मॉडरेट है, हाई है, वेरी हाई है। और तो अगर ये मॉडरेट है तो आइदर ये एक्सेप्टेबल है, हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है कि इसके स्प्रेड को रोक सके, इसकी बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी हम कर सके, अगर तो कर सकते हैं तो रिस्क एक्सेप्टेबल है, आप वो काम शुरू कर देते हैं उस पैथोजन के साथ। अगर तो वो नहीं एक्सेप्टेबल तो फिर आप कहते हैं कि हम इस पैथोजन के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर रिस्क है, चांसेस हैं कि वो स्प्रेड हो सके, क्योंकि हमारे पास उससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई पीपीज मौजूद नहीं है, या हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। जी, अब तक कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे प्लीज। सर ये तो उस वक्त की बात है ना जब हम मतलब कवर करने लगेंगे किसी पैथोजन के साथ, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें पैथोजन का पता ही नहीं चला कि वो पैथोजन बना या क्या सीन बना है, अचानक ही नमूदार हो जाता है, तो उस सूरत में हम क्या करें? ये जिस तरह बढ़िया ये आपने अच्छी बात की है। जब भी आप किसी अननोन पैथोजन के साथ काम करेंगे तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन मेजर्स लेंगे, तो अपने खतरे को आप जो है वो हाईएस्ट लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता उसका स्प्रेड किस तरह होता है, हमें नहीं पता वो कैसी डिजीज कॉज करता है, हमें नहीं पता उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, हमें नहीं पता उसकी वैक्सीन। तो आप अपने जो प्रोटेक्शन को हाईएस्ट लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें उस चीज का नहीं पता तो हम हाईएस्ट प्रोटेक्शन करेंगे। ओके सर, शुक्रिया। जी, और क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड? तो लैब के अंदर भी हम इसी तरह करते हैं। जब हम लैब को डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इस लैब में किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ काम करना चाहते हैं। अगर तो वो हम फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है अपनी लैब की डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक हम अपनी लैब्स को डिजाइन करते हैं। आपने देखा होगा रिसर्च लैब और आपकी जो डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ आपने काम करना है। जी, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछें प्लीज। सर ये बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब में हम कौन से वायरसेस को पढ़ते हैं? कौन से लेवल किसमें? बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब में। हाँ जी, इबोला वायरस, ठीक है, सीसीएचएफ, क्या वायरस सर? इबोला, इबोला वायरस हेमरेजिक डिजीज कॉज करते हैं। सर ये कोरोना सीसीएचएफ वायरस कांगो, से भी खतरनाक प्रीमियम है। कांगो हेमरेजिक फीवर वायरस। सर ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। अच्छा, अब पता क्या बात है, कुछ कंट्रीज जो हैं, मैंने आपको ये पहले हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि कोरोना वायरस 3 के अंदर रखेंगे या 4 के अंदर रखेंगे। ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि परसेंटेज ऑफ, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस में आप डेथ की परसेंटेज देखिए, जितने लोग इन्फेक्टेड है और कितनी डेथ हो रही है। लेकिन कॉन्गो इबोला में डेथ की परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर लाइफ थ्रेटनिंग। इसके अंदर सिर्फ उन लोगों की डेथ हो रही है या तो ज्यादातर वो एजेड हैं या उन्हें कोई और कंडीशंस हैं, अदरवाइज तो डेथ रेट बहुत कम है। आप देखें कि करोड़ों लोग इन्फेक्ट हुए हैं और उनमें से डेथ रेट देखेंगे बहुत ही कम है। लेकिन कुछ कंट्रीज जो है वो इसे रखते हैं 4 के अंदर।
तो ये डिपेंड करता है आपके ना, ये इस पे हमारी बात हो गई थी जब हमने रिस्क ग्रुप्स डिस्कस किए थे। यस सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन प्लीज? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको कोई कहे कि जी आपने रिसर्च का काम करना है और आपके पास बायो सेफ्टी लेवल 2 की लैब अवेलेबल है और आपको कहा जाए कि आप रिस्क ग्रुप 4 के पैथोजन के साथ काम करें, तो फिर आप क्या करेंगे? आपका आंसर क्या होगा? किस तरह आप अगर करेंगे तो किस तरह करेंगे? सर पहले तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इस तरह तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जानी है, स्प्रेड हो जाना वायरस का। तो अगर ये मतलब अगर करना लाजमी है तो फिर हम दूसरी चीजों को मतलब इंस्ट्रूमेंट को या इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करेंगे मेरे ख्याल से। हम पर्सनल इक्विपमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये जो शफाक ने बात की है ये दुरुस्त है कि हम पहले तो किसी भी पैथोजन के साथ जब काम करते हैं तो हम कहते हैं कि जी सबसे पहले देखते हैं कि रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे कि इसमें तो रिस्क जो है हमारा वो नॉट एक्सेप्टेबल है, हम ये काम नहीं कर सकते रिलेटेड टू करंट लैब सेटिंग्स एंड सिनारियोज और पीपीज और ट्रेनिंग को देखते हुए। लेकिन फिर आप उस रिस्क जो को एक्सेप्टेबल लिमिट में लेके आते हैं। किस तरह लेके आते हैं? जिस तरह कि आपने बताया कि हम पीपी को इंक्रीज करते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स को इंक्रीज करते हैं, अपने एसओपी अच्छे बनाते हैं, तो इस तरह फिर रिस्क वो एक्सेप्टेबल लिमिट में आता है तो फिर उसके साथ काम करते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट हैं वो 3-3 4-4 लोगों की अटेंडेंस लगा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि पता नहीं चल रहा, हमें पता चल रहा है कि 3-3 लोगों की 4-4 की अटेंडेंस लग रही है। ये लिखा आ जाता है कि किस बंदे ने कितने मैसेजेस किए हैं, उसके मैसेज क्या क्या हैं, तो वो पढ़ा जाता है। जी, तो कोई और क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो वो पूछें, फिर हम इसे आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अभी ईद के बाद जो है वो हम आपको इमरजेंसी सिनारियो की तरफ लेके जाएंगे कि लैब के अंदर अगर स्पिल हो जाए तो किस तरह कंट्रोल करना है, अगर लैब के अंदर कोई इंजरी हो जाती है उसे किस तरह कंट्रोल करना है। इमरजेंसी सिनारियोज की तरफ लेके जाएंगे। हम आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताएंगे, ग्लव्स उतारने किस तरह, ठीक है, पीपीज को किस तरह पहनना है, किस तरह उतारना है। सर ये कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे जो पीपीईज है वो स्ट्रांग नहीं है। बाजार में इतने फजूल किस्म के मास्क आए हुए हैं सर, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं चाहिए सर। अच्छा बेटा, ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का एक बड़ा इशू होता है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो गवर्नमेंट अपनी हद तक तो कोशिशें कर रही हैं, हर सतह पे कोशिश हो रही है, लेकिन क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है कि मटीरियल का जो है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, आप बात दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी किसी हद तक कर सकती है, और क्योंकि अब ज़रूरत भी है तो उस ज़रूरत से फ़ायदा उठाते हुए जो है वो लो क्वालिटी ग्रेड मटीरियल
इस्तेमाल किया जाए। कुछ वीडियो फेसबुक और सोशल मीडिया पे आए हुए हैं सर, उनमें ये मास्क दिखाया जा रहा है, जब उसे गर्म करते हैं तो उससे ब्लैक ब्लैक किस्म के कुछ वॉर्म्स निकलते हैं सर, ये क्या? अच्छा, ये मैंने तो ये आपसे ही सुना है, कोई वीडियो है तो दिखाइएगा। ये किसी ने वैसे ही बनाई होगी वीडियो, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। और सर ये रियल हो सकता टाइम है में इस किसी ने तरह का वीडियो बनाई हो। एक्सपेरिमेंट है। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। हेलो सर, ये जो भाई ने बात की है कि वो कुछ वॉर्म्स वगैरह हैं, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं वो जो मास्क होता है वो काफ़ी टाइम के लिए वो पहने रखते हैं, क्योंकि सांस में ह्यूमिडिटी है, तो उस ह्यूमिडिटी से वो ना जो मास्क है वो उसके अंदर मेंटेन रह जाती है, और वहाँ पे कोई इस तरह से वॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे लगता है। अच्छा, आप ये ना पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्होंने मास्क 10-10 दिन तक नहीं उतारा, एक मास्क, कुछ नहीं हुआ कोई, मैं वो ऐसी कोई चीज नहीं। तो ये है कि सर वहाँ कुछ पे लोग कोरोना अपनी, वायरस नहीं हुआ। कुछ लोग जो है वो वीडियोस का जो है व्यूज बढ़ाने के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं वैसे।